हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती 2021 के बारे में। ये भर्ती 2016 से पहली बार आई है, यानी कि 2016 के बाद से कोई भी दारोगा की भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। और जो इस बार पद हैं वो 9,534 पद हैं, जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के इतिहास में सीधी भर्ती से भरे जाने वाला अब तक का सबसे ज्यादा पद है। विगत 10 सालों में इतने ज्यादा पद पे भर्तियां नहीं हुई हैं। हमेशा से जो दरोगा भर्ती का पैटर्न रहा है उत्तर प्रदेश में, वो पंचवर्षीय ही रहा है। और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कठिन है इस बार परीक्षा पास करना। और आज जो भी चीजें हम बात करेंगे इस बहुत ही फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। और कब तक ये परीक्षा हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो दो स्टार आप देख सकते हो, ये जो लोगो है और इसके जो दो स्टार होते हैं, उसको सजोने का, अपने कंधे पे लगाने का सपना आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार की परीक्षा में क्या-क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो तो जरूर से जरूर देखें, और जो लोग भविष्य में भरने वाले हैं वो सभी लोग भी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और उसके साथ ही अपनी तैयारी को उसी तरीके से आगे बढ़ाएं। चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, देखते हैं सबसे पहले यूपीएसआई 2021 के बारे में। तो इसमें कई जो सब्जेक्ट हैं आपको बता दें, आपके मैथ हैं, रीजनिंग है, हिंदी है, मूल विधि है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस करंट की बात करें, करंट अफेयर्स हैं। ये आपके सब्जेक्ट हैं। इसमें से हम बात करें यूपीएसआई में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग है। देखो, मैथ आप सभी लोग पढ़ते हो, रीजनिंग आप सभी लोग पढ़ते हो, हिंदी आपके बैंक और एसएससी में नहीं आता है। बाकी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां हिंदी आप पढ़ते हो। हिंदी सभी जगह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो फॉर्म भरे भरे हैं बच्चे, उसमें मान के चलो कि 90% ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, एक ये न्यू सब्जेक्ट है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं है, लॉ में ज्यादातर मूल विधि से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक्ट्स आते हैं जैसे कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, और ये चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट होते हैं। ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आरटीआई एक्ट 2005 से क्वेश्चन आ सकता है, मूल विधि से क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आप सभी लोग पढ़ते हो, चाहे जिस भी एग्जाम में है। बैंक में नहीं आता है, बाकी एसएससी और वनडे एग्जाम में सभी जगह संविधान आप पढ़ते हो। करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हो। तो ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक हिंदी, मूल विधि, और ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अलग से पढ़ने हैं। लेकिन गाइस, इस बार का जो यूपीएसआई का जो गेम है ना, थोड़ा सा अलग है। आपको हम बता दें कि क्यों ऐसा अलग है। एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात है कि अभी तक जो डाटा निकल के आ रहा है, 10 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं। ठीक है। कोई कई जगह ये सूचित किया जा रहा है कि 12 लाख पड़ चुके हैं, लेकिन ये मान के चलो कि 10 लाख से ऊपर अभी तक फॉर्म पड़ चुके हैं। ठीक है। अभी ओवर एज वाले बच्चे आने वाले हैं, तो ये मान के चलो कि 4 से 5 लाख वो भी आएंगे। तो अभी जो डाटा है, लगभग 16, 17 या 18 लाख के आसपास फॉर्म आपके गिरेंगे। क्योंकि ओवर एज वाले बच्चों का इस बार अगर उनको मिल जाता है तो इसी महीने से जैसे भी होगा, इस महीने या अगले महीने, इस महीने ऑर्डर आ जाता है तो अगले महीने उनको 10-15 दिन का उनको टाइम देके फॉर्म भरवाया जाएगा। तो ये मान के चलो कि वो भी 4-5 लाख बच्चे हैं। इतना ज्यादा संख्या में फॉर्म कभी भी वनडे एग्जाम के लिए ऐसी परीक्षा का नहीं आया है जिसमें अभी उन बच्चों को छोड़ दो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी इसमें हाइट लगती है। ठीक है। हाइट से कई बच्चे बाहर हैं, उसके बावजूद भी इतने फॉर्म हैं। इसमें एक और सबसे ज्यादा बैरियर है एज। एज रिलैक्सेशन की बात करें, इसमें 21 से 28 साल की उम्र के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों बैरियर होने के बावजूद भी इतने ज्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं। तीसरा बैरियर है कि इसमें जो भी है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और ये तीन बड़े बड़े, खासकर हाइट वाला तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे लोगों की हाइट नहीं होती है। तो उसके बावजूद भी इतना फॉर्म, पिछला जो फॉर्म भरा था वो 6.31 पड़ा था 2016 वाली भर्ती में जो फॉर्म भरे थे, 6,31,000 के आसपास फॉर्म भरे थे। और उस बार जो पद थे लगभग 3,000 के आसपास थे, 3,000 के आसपास पद थे। तो उस बार 6 लाख के आसपास आपके फॉर्म पड़े थे। अब एक चीज और भी बता दें कि इन फॉर्म की जो संख्या है वो एकाएक क्यों बढ़ गई है। क्या यूपी में ऐसी जनसंख्या बढ़ गई है कि 21 से 28 साल के बच्चों ज्यादा आ गए हैं, कि और कोई वजह है, वो सारा कुछ जानते हैं। और क्यों आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस बार की जो परीक्षा है यूपीएसआई की। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको सतर्क करने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो उसको और भी अच्छे करने का समय आ गया है।
आपको बता दी गई सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब एक ऐसा टूल हो गया है, खासकर इस परीक्षा या ऐसी जितनी भी परीक्षा जो स्टेट में आती हैं, जो आज कई लोगों के रीच में है। कई ऐसे मतलब संस्थान हैं जो यूपी के बैच अपने स्टेट में चला रहे हैं। चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे जिस भी स्टेट की बात करें, वहां के जो लीडिंग यूट्यूब चैनल हैं, वो यूपीएसआई के पेड बैचेस चला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस स्टेट से उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, लेकिन उस स्टेट से भी बच्चे ज्यादातर आ रहे हैं। दूसरा बात बता दी गई, एसएससी में जॉब पाना थोड़ा-सा मुश्किल है और बहुत ही लेट लतीफ़ी चल रही है। मतलब रेगुलर वे में एसएससी अपना काम नहीं कर रही है। ये भी एक वजह है कि एसएससी के जो छात्र हैं, वो भी अब यूपीएसआई की तरफ मुड़ गए हैं। और उसमें बात बता दें, एसएससी के जो सीरियस छात्र हैं, उनकी मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, डेडली है। मैथ के बारे में तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि डेडली कॉम्बिनेशन है उनका। उनको हिंदी और मूल विधि को पढ़ना है, संविधान भी वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके बाद से बात करें कि अब बैंकिंग में जब से बैंक प्राइवेटाइजेशन होने लगा और बैंक को मर्ज करके एक तरीके से प्राइवेट संस्थान की तरह कर दिया गया, हमारे जानने में ना जाने कितने ऐसे बैंक में अच्छे पदों पे पदस्थ लोग हैं जो यूपीएसआई के जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और भी कई सारे डिपार्टमेंट है जिसके लोग अपना लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा और देखो, बैंक वाले बच्चों की गई अगर एसएससी की मैथ बहुत स्ट्रांग होती है, तो बैंकिंग वाले जो भी बच्चे होते हैं उनकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, मैथ पे भी उनका देखो, चूंकि एसआई वाले में एडवांस मैथ से कम ही क्वेश्चन आते हैं, तो अर्थमेटिक में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है। तो जो केवल बैंकिंग की तैयारी करते हैं बच्चे, उनका इसमें एज रहेगा। अगर बात करेंगे प्राइवेट जॉब, बहुत ऐसे छात्र हैं गाइस जो इस भर्ती में फॉर्म भरे हैं और तैयारी कर रहे हैं। वो आपको पता होगा कि जितनी एमएनसी हुई है, उनमें से सभी एमएनसी से इस समय लोगों की छटनी हो रही है। जितनी बड़ी-बड़ी बात करें, चाहे कॉग्निजेंट की बात करें, विप्रो की बात करें, एसेंचर की बात करें, सभी जगह से छटनी हो रही है। और प्राइवेट जॉब में बहुत ऐसे बात करें, तो ज़्यादातर इसमें जो ग्रेजुएट हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। और एक बात बता दें, इनको ये लेबोरियस हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिनकी मैथ रीजनिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो एक चीज है कि इस बार का जो कंपटीशन है वो इतना हाई रहने वाला है। अगर आप सोचते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है या पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर आपने लगा लिया, कुछ क्वेश्चन कर लिए, आपको हम बता दें कि गाइस, जो बैंक के जो सिलेबस आता है, ध्यान से समझना, आपको डराने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। बैंक का जो सिलेबस आता है, वो सिलेबस आप मान के चलो कि एसएससी का सिलेबस का मुश्किल से 30% रहते हैं। लेकिन डिफिकल्टी लेवल अगर रीजनिंग की बात करें, चाहे पजल्स की बात करें, चाहे मशीन इनपुट की बात करें, या आपका सिलॉग की बात करें, और ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें, एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपके पूछे जा रहे हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इवन इफ सेट थ्योरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं मैथ में। तो आपको इस बार जो तैयारी करनी है ना, कि जो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना है। आप लोग बताओगे तो एक-एक करके हम एनालिसिस भी करके आपको दे देंगे। खैर खैर मैथ की तो बहुत सारे बैचेज़ हमने पढ़ाए भी हैं। अपने चैनल पे भी तो मैथ उतना नहीं करा है, लेकिन अड्डा 247 पे भी हमारे बहुत सारे बैचेज़ हमने यूपीएसआई के लिए हैं। तो आपको बता दें कि पूरा एक प्रॉपर है कि मैथ का एनालिसिस हम कर लेंगे। और जो भी है, रीजनिंग के भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बैंकिंग में हैं। और एक बात बता दें, जो मशीन इनपुट की हम बात करें, आप लोग सिलेबस एक बार देख लेना। मशीन इनपुट की बात करें, मैथ में तो हमने जो अलग के टॉपिक हैं वो आपको बता दिए। देखो, कुछ टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ते हो, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है। ये कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक हैं, रेशियो है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन है। ये टॉपिक आप हर एग्जाम में पढ़ते हो। ठीक है, और इसमें जो आप नहीं पढ़ते हो वो टॉपिक हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपकी जनरली नहीं आप पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है, सेट थ्योरी आप नहीं पढ़ते हो। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग में हम बात बता दें कि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप नहीं पढ़ते हो। जैसे कि बात करें मशीन इनपुट आउटपुट, ये आप नहीं पढ़ते हो। जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो आप बैंकिंग वाले पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। मशीन इनपुट भी गाइस प्री में नहीं आता है। बैंक का अगर आप एग्जाम दे भी रहे होगे, बैंक पीओ और या बाकी चीजें, तो प्री में मशीन इनपुट नहीं आता है, क्योंकि मशीन इनपुट से मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये ज्यादातर आपके मेंस के टॉपिक हैं। अगर ये आएंगे भी
तो मेंस में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, प्री में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग जो यूपीएस, हालांकि लेवल उसका बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बैंकिंग के लेवल का नहीं है, लेकिन अगर आपको वो पता ही नहीं है, कभी आप देखें नहीं, जैसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गए, अभी आपने कभी लाइफ में प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। मशीन इनपुट के क्वेश्चन आ गए और होंगे भी तो आप इतना टाइम लगा दोगे कि बाकी बच्चों से आप बहुत पीछे रहोगे। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि आपको क्या करना है। अब उसके बाद से हम बात करते हैं मूल विधि के बारे में। देखो, मूल विधि की आपको बता दें कि मूल विधि में गई एक तो एक्ट्स हैं, एक तो आईपीसी, सीआरपीसी और प्लस मान के चलो 15 के आसपास एक्ट ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आपके बारंबार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन सभी को अगर आप ऐड कर दोगे, क्लब कर दोगे, तो इनमें क्वेश्चन पूछे जाने की जो संख्या है वो 5 से 7 के आसपास है। अगर इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन कर लें तो ये मान के चलो मैक्सिमम ये 10 क्वेश्चन के आसपास जा रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें 5 से 7 ही क्वेश्चन मूल विधि से आ रहे हैं। मूल विधि से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कि आपको पता है कि 2011 का जो पेपर हुआ था, एक बार यूपीएसआई 2011 आया था, उसके बाद से बहुत सारे रैंकर परीक्षा होती थी, जैसे 2013 में हुई थी। रैंकर परीक्षा क्या होती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते थे, उसमें आईपीसी सीआरपीसी से भर भर के क्वेश्चन आते थे। 50 क्वेश्चन में कह दो कि मान के चलो कि 15-15 20-20 क्वेश्चन आपके आईपीसी सीआरपीसी से ही आते थे। और उसका रीजन ये है कि वो लोग ऑलरेडी जॉब में रहते थे और उनको रैंक के लिए परीक्षाएं होती थी। अब वो परीक्षाएं बंद हो गई हैं, तो पहले क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते थे। अब मूल विधि से और आईपीसी सीआरपीसी से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। हां, आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ मूल विधि के चक्कर में रहोगे तो ये मान के चलो कि आप इस एग्जाम से बहुत ही कोसों दूर रहोगे। आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयारी करनी है, बैंक और एसएससी के। खासकर मैथ रीजनिंग को आपको इतनी पकड़ बनानी है। जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी पे भी कमांड करना है। हिंदी में इस बार अगर आप देखोगे, एक पेपर हुआ था उसका जेल वार्डन का, उसमें जो हिंदी आई थी उसमें आपकी साहित्यिक हिंदी का पोर्शन इन्होंने दिया था। साहित्यिक हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो अब आपको हिंदी का भी जो अब पैटर्न पूछा जा रहा है उससे आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें नहीं पता होनी चाहिए कि हिंदी में जैसे रचना रचनाकार हैं, तो बस ये नहीं पता होना चाहिए कि रश्मि रथी किसकी रचना है, ठीक है। बस ये नहीं पता होना चाहिए कि लहरों के राजहंस किसकी रचना है, ठीक है। या मतलब जैसे कि पंचवटी है, बहुत सारे ऐसे मतलब उपन्यास है, ये है। सिर्फ मेन में नहीं, अब जो क्वेश्चन आपके कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, खासकर यूपी ट्रिपल एससी में भी ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे हैं जो आपको डीप में ले जा रहा है। हिंदी में भी पढ़ना है तो आपको ये पढ़ना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसको आपको किसको मिला है, हिंदी में किसको मिला है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, किस किस भाषा को इस बार दिया गया है, इसके पहले किस हिंदी भाषी को मिला था, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो लेटेस्ट में करंट से क्वेश्चन है, देखो ये वैसे तो हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार करंट का क्वेश्चन है। अगर आपसे 2009 का क्वेश्चन पूछ रहा है, 2010 का क्वेश्चन पूछ रहा है, 2012 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप अगर पढ़े भी हो, हिंदी के जानकार भी हो, तो भी आपको अपना जो लेवल है उसको अपग्रेड करना है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के लिए बता दें, आपको एसएससी और बैंक का जो सिलेबस है इसको कवर करना है, जो कि बहुत ही इजी नहीं है। दूसरी बात है कि हिंदी में हमने बताया कि जो टॉपिक आपको दे रहे हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द आ रहा है या विलोम शब्द आ रहा है, तो अब सिर्फ ये नहीं आ रहा है जो पहले से आप रटे रटाए थे, पता चला 200 आप पर्यायवाची शब्द ढूंढे, 200 विलोम शब्द। अब आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके आपको करनी पड़ेगी। उसका एक रीजन है कि अब इसका भी लेवल अप हो रहा है। मूल विधि से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। मूल विधि में अगर 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। और अगर बात करें कि आप पूरी मूल विधि पढ़ लो, लेकिन फिर भी अगर ये फंसाने पे आ जाए तो जो 2 से 3 क्वेश्चन आप छोड़ोगे वो क्वेश्चन आप कभी कर भी नहीं पाओगे। तो गाइस, एक्ट को आपको एक्ट की तरह पढ़ना है। अगर यहां पे अगर आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको इस एग्जाम में फेल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। संविधान एक ऐसा चीज है जो आपको जीके में संविधान और करंट पे ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। तो गाइस, यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारा कुछ हमने आपको इस वीडियो में दे रखा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है कि ये परीक्षा कब तक संभावित है, कब तक ये परीक्षा हो सकती है। तो आपको हम बता दें, जैसा कि आपको पता है कि इस समय पूरा देश कोविड से जूझ रहा है
और लगातार जो परीक्षाएँ पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी परीक्षाएँ टाली जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएँ हैं जो मई में थी, जून में थी, उन सभी को टाला गया है। इवन इफ जुलाई की भी परीक्षाओं को टाल के अक्टूबर के आसपास उनका डेट दिया जा रहा है। तो ये मान के चलो कि अभी जो है सिनेरियो जो बन रहा है, 15 जून तक आपका फॉर्म ही भरा जा रहा है। अगर लॉकडाउन 31 मई तक अभी यूपी में बढ़ा दिया गया है, अगर लॉकडाउन ऐसे ही बढ़ता रहा तो हो सकता है कि फॉर्म भरने की डेट 15 दिन और भी बढ़े, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, ना कोई न्यायालय खुल रहा है, जहाँ पे कोर्ट कचहरी में जहाँ पे लोगों के सर्टिफिकेट बनते हैं वो खुल नहीं रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं फॉर्म भरने में। तो जब तक ये समस्याएँ दूर नहीं होगी तब तक आपके फॉर्म भरने की डेट ही बढ़ती रहेगी। और जो एक संभावित डेट है कब तक आपकी परीक्षा हो सकती है, तो अक्टूबर के एंड या नवंबर में इस परीक्षा के होने के सबसे ज़्यादा संभावनाएँ हैं। इधर बीच 2-3 महीने आपकी कोई भी परीक्षा यूपीएसआई की नहीं होने वाली है। बाकी अगर कोई भी अपडेट होगा तो वो हम आपको दे देंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कोरोना जो है कितना जल्दी खत्म हो जाता है और उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है किस तरीके से चलता है, उस पे ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है? तो इस वीडियो में आपको हमने सब कुछ बता दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना गाइस, और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो इसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम से का लिंक, ट्विटर का लिंक और फेसबुक का लिंक हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है। इस लिंक से आप लोग ज्वाइन हो जाओ ताकि जो भी अदर अपडेट है वो आपको मिलती रहे। और एक चीज़ बता दें, आपके जो भी बहुमूल्य कमेंट हो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करना। और अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आप डीपली एनालिसिस चाहते हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर अवगत कराना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।